नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको दस्तक देनी है ताकि जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा करके जनता चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करती है, उस भरोसे पर कोई सवाल ना उठने पाए। चुनाव आयोग चुनौती देकर कहता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या जिस ईवीएम की हैकिंग नहीं हो सकती, उसी वोटिंग मशीन की अपने हिसाब से किडनैपिंग या हाईजैकिंग होने लगी है? यह आरोप जिस वोटिंग मशीन चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर लगने, उससे जुड़ी पहले एक जानकारी आपको जाननी चाहिए। 2004 से अब तक 4 लोकसभा चुनाव और 127 विधानसभा चुनाव देश में ईवीएम के जरिए हुए। पिछले 17 साल में ईवीएम के जरिए अलग अलग चुनाव में 325 करोड़ वोट डाले जा चुके। 2017 से ईवीएम और वीवीपैट के जरिए हो रहे चुनाव में 98 करोड़ मतदाता ईमानदारी से भरोसा करते हुए हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन अब उसी ईवीएम की इज्जत का सवाल आ गया। उसी ईवीएम से जुड़ी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी कटघरे में है। इसलिए जरूरी है कि सच आप जानकर दस्तक जरूर दें। जिन वोटिंग मशीन से अब तक देश में 315 करोड़ वोट ईमानदारी से पोल किए जा चुके हों, जब वही ईवीएम एक कार में मिलने के बाद गुस्साई जनता तोड़कर तमाशा बना दे, लोकतंत्र में वोटिंग मशीन के भरोसे का कचूमर निकाल दे, तो सवाल उठता है। चुनाव आयोग का नियम कहता है सुरक्षा बलों की निगरानी में मतदान के बाद वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम तक लाई जाए, लेकिन फिर भी बीजेपी कैंडिडेट से जुड़ी गाड़ी में ही वोटिंग मशीन मिल जाए, जनता वीडियो बनाकर वायरल कर दे, तो सवाल उठता है। जब चुनाव आयोग यह कहता है कि वोटिंग मशीन के ट्रांसपोर्टेशन में तारीख और समय के साथ वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को शक हो कि ईवीएम को बिना किसी सुरक्षा के निजी कार से भेजा जा रहा है, जनता हमला करके वोटिंग मशीन को बीच सड़क पर फेंकने लग जाए, तो सवाल उठता है। और जब चुनाव आयोग कहता है कि जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ वाली गाड़ी में ही वोटिंग मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, लेकिन मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की तरफ जाती वोटिंग मशीन तय गाड़ी की जगह बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में दिख जाए, तब भी सवाल उठता है। गुरुवार को असम में दूसरे चरण के मतदान के बाद 2 जगहों पर ईवीएम की इज्जत का सवाल पैदा हो गया। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को कायम रखने के लिए इन दोनों कहानियों को आपको हम दिखाएंगे। 1 अप्रैल की रात 10:30 बजे असम के करीमगंज जिले में कनिसेल इलाके से एक वीडियो आता है, जिसमें कुछ लोग एक ऐसी गाड़ी को रोकते हैं जिसमें पीछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम रखी नजर आती है। दावा होता है जैसे ही लोगों ने इस एसयूवी को रोका, ड्राइवर भाग गया। ईवीएम भीतर दिखी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा कोई अधिकारी नहीं दिखा। नियम के मुताबिक ईवीएम के साथ रहने वाला कोई सुरक्षाकर्मी भी नजर नहीं आया। जिस गाड़ी में ईवीएम असम के करीमनगर में मिली, उसका नंबर AS 10B0022 है और खोजने पर पता चलता है कि इस नंबर की गाड़ी पाथरकांडी से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की है। सवाल उठने लगे, 4 घंटे पहले जिन वोटिंग मशीन में भरोसा करके लोगों ने अपना वोट दर्ज किया, वही ईवीएम कैसे बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी तक पहुंच गई? राहुल, प्रियंका समेत तमाम विपक्षी दल ट्वीट करके सवाल उठाने लगे, पूछने लगे कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है? गुवाहाटी से दिल्ली तक ईवीएम की इज्जत और चुनावी प्रक्रिया की साख पर सवालों की सियासत तब शुरू हुई। ईवीएम जो है हमेशा बीजेपी वालों के पास मिलती हैं, तो इसको लेके एक शक पैदा हो गया। चुनाव आयोग को कोई कड़ा से कड़ा फैसला करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के बारे में सोचना चाहिए कि जब लोगों का विश्वास नहीं है तो इस माध्यम से चुनाव हो या ना हो। ये एक पुराना स्वभाव रहा है कांग्रेस का, व्हेन दे आर फेस्ड विद इमिनेंट डिफीट दे स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, जस्ट वेट एंड वॉच। जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलता तो फिर वो ईवीएम चोरी करते हैं। अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आप कार्रवाई करेंगे या फिर आप चुप बैठकर देखते रहेंगे कि बीजेपी के लोग कैसे ईवीएम चोरी करते हैं। ईवीएम हर साल
गाड़ी का ईवीएम है और वो कोई कृष्णेंदु पाल का गाड़ियों नहीं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तो बीजेपी कैंडिडेट की कार में ईवीएम के मिलने के सवाल पर अपनी जीत का भरोसा ही जताते रहे। सोनोवाल सर, एक सवाल बस सर, ये बोलेरो में सर ईवीएम मिला है, तो आप इस पे कुछ भी बोलना चाहेंगे सर? बीजेपी कैंडिडेट का है सर गाड़ी, दादा बीजेपी कैंडिडेट। फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई फिर से बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर, पाथर गांधी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल का है सर। ये तो आपका पास जानकारी। नहीं सर ये जानकारी नहीं सर, ये जानकारी तो सर सुनिए भाई जी सर, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है, ये निश्चित। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तो जीत का भरोसा बताकर उड़ गया, लेकिन ईवीएम पर उठे सवालों की गूंज दिल्ली में चुनाव आयोग तक आई, तो फैसला क्या हुआ? संवाददाता ऐश्वर्या से सुनिए। असम में हुए ईवीएम विवाद को लेके पूरे पॉलिटिकल सर्कल में अफरा तफरी मच चुकी है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि रतबरी सीट के पोलिंग बूथ 149 में एक बार फिर से मतदान करवाया जाएगा। जो ईवीएम एक भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिला था, वो इसी पोलिंग बूथ का था। 4 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है और एक जांच कमेटी चुनाव आयोग द्वारा संगठित कर दी गई है। तो बस क्या सारा मामला हल हो गया? ईवीएम बीजेपी कैंडिडेट की कार तक पहुंची कैसे? पहुंची तो सुरक्षा कर्मी कहां गए? वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? सवाल अभी बाकी हैं, जवाब अगली रिपोर्ट में। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे और दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चुनाव आयोग ने अपने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जिस बूथ की ईवीएम थी वहां दोबारा मतदान का निर्देश दे दिया, लेकिन सवाल उठा कि आखिर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम पहुंची कैसे? चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बताया, अब जरा वो सुनिए। 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टी नंबर 149 पीएसओ लोहित की अगुवाई में पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ लौट रही थी। 1 अप्रैल यानी गुरुवार को मौसम खराब था और बारिश हो रही थी। नेशनल हाईवे 8 पर वोटिंग के बाद सिंगल रोड पर सैकड़ों गाड़ियां करीमगंज की तरफ जा रही थी। रात 9 बजे के करीब नीलम बाजार के पास ईवीएम लेकर आ रही चुनाव आयोग से निर्धारित गाड़ी खराब हो गई। सिंगल रोड पर खराब मौसम और भारी ट्रैफिक के कारण अपने काफिले से ईवीएम वाली गाड़ी अलग हो गई। आयोग का कहना है कि ईवीएम वाली गाड़ी में मौजूद लोगों ने सेक्टर अधिकारी को फोन करके नई गाड़ी मुहैया कराने को कहा। दावा है कि तब तक रात 9:20 पर पोलिंग पार्टी के लोग खुद ही बिना पड़ताल किए AS10B0022 नंबर की गाड़ी में ईवीएम और दूसरे सामान के साथ बैठ गए। दावा है कि रात 10 बजे के करीब आगे कनईशिल नाम की जगह पर 50 लोगों की भीड़ ने उनको घेर लिया। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि लोग गाड़ी को बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी बताकर ईवीएम को छेड़छाड़ के लिए ले जाने का आरोप लगाने लगे। दावा यह भी है कि बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम लेकर जा रही पोलिंग पार्टी पर पथराव भी लोगों ने किया और तब यह कहा गया है कि पोलिंग पार्टी को एहसास हुआ कि वो लोग बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में गलती से बैठ गए। अब इस थ्योरी पर पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि पोलिंग पार्टी जो ईवीएम लेकर आ रही थी उसी की गाड़ी खराब होती है और मदद भी ली जाती है तो बीजेपी उम्मीदवार से ही जुड़ी गाड़ी से। इसमें अगले किरदार क्योंकि खुद बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल है, तो आज तक ने उन्हें तलाशा, फोन मिलाया और पूछा कि आपकी गाड़ी तक ईवीएम कैसे पहुंची। बोलेरो में आपकी गाड़ी में ईवीएम पाए गए हैं। हमारा गाड़ी में नहीं है, हम तो जो गाड़ी चला रहा था ये गाड़ी तो हम इलेक्शन खत्म हो गया आ गया। नहीं सर, आपकी गाड़ी है वो आपकी एफिडेविट में है, हमने आपकी एफिडेविट एक्सेप्ट किया है। हमारा भाई आ रहा था और इधर में रास्ते में कोई एक गाड़ी का राताबारी में पोल हुआ है। राताबारी का ये गाड़ी खराब हो गया लालपुर में, हमारा जितना जानकारी है। नहीं आपकी गाड़ी थी कि नहीं थी सर? हाँ, वो हमारा गाड़ी, हमारा मिसेस का नाम का गाड़ी है। तो उस गाड़ी में ईवीएम कैसे बरामद हुए सर? ईवीएम क्या पोलिंग मशीन उस गाड़ी में क्या कर रहा था? नहीं, वो गाड़ी में नहीं था। नहीं सर, उसकी गाड़ी से बरामद हुए सर, हमारे पास पूरे वीडियो विजुअल्स है, एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान भी ले चुका है। जो ये इलेक्शन कमीशन को पूरा जानकारी है, इसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बस आपकी गाड़ी से मिला है ना ईवीएम सर? ना, कोई एक गाड़ी खराब हो गया, इधर में बारिश चल रहा था
तो हमारा भाई को इधर रुक के बोला थोड़ा हेल्प करने के लिए। कैंडिडेट की प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मशीन रख के लाई जा रही है, ऐसी इतनी जल्दबाजी, इतनी क्या मजबूरी थी? ना मैडम ऐसा नहीं है। हमको तो ये जानकारी भी नहीं है। हमको रात में पता चला ये घटना, हमको ये जानकारी भी नहीं है। सवाल यह है कि अगर वही ईवीएम बीजेपी उम्मीदवार के भाई की जगह कांग्रेस उम्मीदवार के भाई की गाड़ी में सवार हो गई होती तो बीजेपी उम्मीदवार क्या कहते? वैसे बीजेपी अपने उम्मीदवार पर लग रहे आरोपों के बाद इसे कांग्रेस की हताशा करार दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। आसाम में आपने देखा होगा एक बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम्स मिले और इलेक्शन कमीशन ने फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे? देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है। मैं कल दक्षिण भारत में था, आज यहाँ पर हूँ। परसों में जाऊंगा तब डिटेल जानकारी भी लूंगा, आज रात को फोन पर भी लूंगा। परंतु हमने इलेक्शन कमीशन को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है। अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कदम भी उठाने चाहिए और जिम्मेदारों को पर सख्ती भी करनी चाहिए। असम में सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिल जाने से वोटिंग मशीन से मतदान पर सवाल नहीं खड़ा हुआ है। असम में ही 1 अप्रैल यानी गुरुवार को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सिलचर इलाके में भी ऐसे ही वीडियो सामने आए जहां वोटिंग मशीन निजी गाड़ी में ले जाते हुए लोगों ने रोकी और वोटिंग मशीन तोड़ दी। नीले रंग की एक कार दिखती है, एक आदमी जिसकी लाइट पर ईंट से वार करता है। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी कहां की है? ये सवाल इसलिए क्योंकि AS11K9228 नंबर के आगे शीशे के पास रखी प्लेट पर लिखा है ऑन इलेक्शन ड्यूटी। इस कार को घेरे हुए लोग अचानक कार के भीतर से ईवीएम से जुड़े हुए अलग अलग बॉक्स निकाल कर फेंकना शुरू करते हैं। ये ईवीएम इस कार में कैसे आई? क्या ये ईवीएम वोटिंग में इस्तेमाल हुई है, जिसे लोग असम के सिलचर इलाके में 1 अप्रैल की रात बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं? अगले ही पल एक आदमी इस वोटिंग मशीन वाली कार के बोनट पर खड़ा हो जाता है, पैर से शीशे को तोड़ देता। आसपास मौजूद भीड़ तालियां बजाती, शोर करती। इसके बाद जिस कार से ईवीएम निकालकर फेंकी गई उसे ही लोग पलट देते हैं, इस आरोप के साथ कि इस कार से ईवीएम को ले जाकर वोटिंग का घपला करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद देखिए, फिर से कुछ ईवीएम और दूसरे वोटिंग उपकरणों को पटकना शुरू कर दिया जाता है। ये सब कुछ होता दिखा 1 अप्रैल को असम के सिलचर में, जहां दावा है कि ये मतदान खत्म होने के करीब 3 से 4 घंटे बाद की तस्वीर है। लेकिन जो लोग कार पलटकर, घुमाकर उसके ऊपर टूटी हुई ईवीएम को रख देते हैं, उन्हें रोकने के लिए कोई सुरक्षाकर्मी कहीं भी नजर नहीं आता। देखिए इस ईवीएम को, इसी से आप वोट देते हैं। इसके साथ ये वीवीपैट मशीन है जिससे वोटिंग की पर्ची निकलकर बाहर आती है। इन सबको पलटी हुई कार पे रख के भीड़ मोबाइल से वीडियो बनाती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल उठने लगा कि जब नियम कहता है कि सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में पोलिंग के बाद ईवीएम लौटती है, तो असम के सिलचर में जब ईवीएम तोड़ी जाती दिखी तो सुरक्षा कर्मी कहां गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि असम के सिलचर में ही गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान हुआ। लोकतंत्र में ईवीएम पर हैकिंग के आरोप कई बार लगे, लेकिन कभी हैकिंग के आरोप साबित नहीं हुए। पर इस बार ईवीएम की किडनैपिंग के आरोप लगाते ये वीडियो सामने आते हैं तो चुनाव आयोग के दावों पर सवाल उठता है और वो भरोसा डगमगाता है जो ईवीएम के साथ जनता का जुड़ा है। थोड़ी देर में सुरक्षा कर्मी यहाँ पहुँच गए। कुछ दूरी पर स्थानीय लोग सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में एक ट्रक को रोककर तलाशी लेते दिखते हैं। स्थानीय लोग इन ईवीएम को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। लेकिन तब यहाँ भीड़ के बीच दिखती है चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई एक अधिकारी, जो ईवीएम को लेकर शंकित हुई भीड़ के सामने ये बताती हैं कि ये कौन सी वोटिंग मशीन है।
कौन सा दिन में अगर मान लीजिए ईवीएम खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक पीस खराब हो सकता है। अच्छा ठीक है, एक पीस खराब हो सकता है, इतना क्यों सारा है? तो क्यों आप भाग रहे हैं? क्यों आप क्यों मीडिया पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? रिजर्व ईवीएम क्योंकि हम और 219 PS है, 219 के लिए हम नहीं बोल सकता एक खराब होगा दो खराब होगा। तो अब सीधा सवाल ये कि नियम के मुताबिक रिजर्व ईवीएम भी सुरक्षा कर्मियों के साथ लौटती है, तो क्यों रिजर्व ईवीएम को भीड़ तोड़ती है लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं दिखता? रिजर्व ईवीएम को निजी कार में ले जाने का आरोप लगता है, क्या ये सच है? जिस तरह ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता, उसी तरह जरूरी है ईवीएम को लाने और ले जाने में भी किसी तरह की हैकिंग ना हो, वरना वो पूरी चुनावी प्रक्रिया शंका की निगाहों से देखी जाने लगेगी, जिस पर हर मतदाता का भरोसा है। हेमंत कुमार, सिलचर, आज तक। भरोसा बनाने में समय लगता है लेकिन टूटने में नहीं। लोकतंत्र में चुनाव और चुनावी प्रक्रिया पर अगर संशय किसी के भी मन में मजबूत हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए आज की दस्तक यह है कि नियमों के मुताबिक ईवीएम की सुरक्षा पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऑपरेशनल ईवीएम और रिजर्व ईवीएम लाने वाली गाड़ियों का सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। असम में हुई ईवीएम वाली घटना पर तय समय में जांच पूरी होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी अधिकारी या नेता दोषी पाए जाएं, उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो #दस्तक के साथ अपनी राय शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। ईवीएम पर भरोसे का सवाल अभी कुछ वीडियो से उठ रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में संवेदनशीलता से इलाज पर भरोसा पहले से कटघरे में। सरकारी अस्पताल यानी वो जगह जहां आम आदमी इस विश्वास के साथ जाता है कि कम खर्च में सही इलाज मिल जाए। अगर एक पिता को सरकारी अस्पताल से अपने बेटे का शव ठेले पर ले जाना पड़े और सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज के लिए आया गरीब आम आदमी अगर कुछ देर इलाज के बाद अस्पताल के कोने में फेंका पाया जाए, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि अस्पताल सरकारी है, लेकिन इन्हें संवेदनहीनता की शर्मनाक बीमारी है। देश के 2 राज्यों की ये कहानी है। पहली कहानी मध्य प्रदेश के गुना, जहां रोने बिलखने की आवाज आती है और ठेले पर अपने बेटे का शव लेकर कुंभराज स्वास्थ्य केंद्र से निकलता पिता दिखता है, तो अंतिम व्यक्ति तक हर संभव योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले दावे शर्म से धंस जाते हैं और स्थानीय जनता विरोध की आवाज तेज करती है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ। अगर इस तरह से डेड बॉडी यहाँ से जाती है तो ये मर जाए यहाँ से, जो जवाबदार है यहाँ के वो। सर रात को हमने बॉडी भी कर दी, लेकिन तमाशा देखिए आप। कल 3-3:30 बजे से अस्पताल में आए हुए मरीज का एक दिन बाद पीएम होता है, उसके बाद जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो सुबह मिलता है। जनता विरोध करती है, प्रशासन तमाशा देखता है, तब दस्तक देकर पूछना जरूरी होता है क्या सम्मान से शव को घर ले जाने का इंतजाम सरकारी अस्पताल में नहीं है। शव वाहन कुंभराज केंद्र पर शव वाहन इस प्रकार का फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। जो मृतक को सम्मान नहीं दे सकते, ऐसी सरकारी बीमारी जिंदा को क्या इलाज देगी। जंग के मैदान में असली योद्धा वो होता है जो दुश्मन को पलटवार का मौका नहीं देता। भारत ने कोरोना की पहली लहर का बखूबी सामना किया, लेकिन इसके बाद हम ढीले पड़ गए और कोरोना ने चुपचाप धावा बोल दिया। नतीजा, आज भारत कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। नौबत यह आ चुकी है कि कोरोना के सक्रिय केस के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ब्राजील के बाद अब भारत में प्रतिदिन कोरोना के सक्रिय केस आने का औसत सबसे ज्यादा है। सवाल यह है कि कोरोना हो या स्पेनिश फ्लू, हर महामारी की दूसरी लहर भारत में डबल कहर क्यों साबित होती है। क्या कोरोना भी स्पेनिश फ्लू के रास्ते जा रहा है। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को
तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने जिस खतरे से देश को आगाह किया वो आशंका सच साबित हो चुकी है। भारत कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है, जिसे रोकने के लिए सरकारें आम लोगों को जेल तक भेज रही है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर है जो एमपी की कोरोना कैपिटल बन गया है। जब लोगों पर जुर्माने का भी असर नहीं हुआ तो प्रशासन ने मास्क की इज्जत न करने वालों को जेल भेजना शुरू कर दिया। इंदौर में पिछले 2 दिन में 500 लोग मास्क न पहनने की सजा जेल जाकर भुगत चुके हैं। तो क्या भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए चीन जैसी जबरदस्ती की जाने वाली है? क्या भारत में भी मास्क से तौबा करने वालों के साथ ऐसा सलूक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना से बचने के लिए जरूरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसने कोरोना को खतरनाक वापसी करने का मौका दे दिया है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि भारत में कोरोना 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिसने भारत में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों को बेमौत मार दिया था। तो क्या स्पेनिश फ्लू की तरह भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपाएगी? कोरोना को लेकर चौतरफा लापरवाही और इस महामारी के नए मामले में अचानक आई तेजी बताती है कि आने वाले दिन पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 81,456 नए केस मिले हैं। इससे पहले इतना बड़ा आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर में आया था, जब 84,176 कोरोना संक्रमित मिले थे। 16 सितंबर 2020 को भारत में सबसे ज्यादा 97,894 कोरोना मरीज मिले, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन देश भर में कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है, उससे सवाल उठता है कि ये रिकॉर्ड कितने दिन तक टिका रहेगा। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। 1 फरवरी को देश भर में कोरोना के सिर्फ 8,635 नए मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में 24 घंटे के अंदर कोरोना के मामले की सबसे कम संख्या थी। लेकिन 1 अप्रैल को कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 81,456 तक जा पहुंचा। Today, close to 81,000 cases are there for the last 24 hours. I feel that this is even much more number than the last, because when there was a first wave, it was close to 1 lakh patients. So this may cross even this 1 lakh within few days. पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद भी कोरोना के मामले बढ़ते रहे। सितंबर के महीने में फिर से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया। लेकिन इस साल मार्च में 2020 के मुकाबले कोरोना वायरस के मामले अभी तेजी से बढ़ने लग गए हैं और एक्सपर्ट्स को ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की याद दिला रहे हैं। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। माना जाता है कि मरने वालों का आंकड़ा 2 से 10 करोड़ के बीच था। भारत में भी इससे बड़े पैमाने पर मौत हुई और करीब 2 करोड़ लोग इस महामारी की भेंट चढ़ गए, जो उस समय भारत की आबादी का 6% था। कहा जाता है कि सबसे पहला स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का केस एक अमेरिकी सैनिक में पाया गया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका से ये सैनिक यूरोप आए और वहां से स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में फैल गया था। 10 जून 1918 को मुंबई बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिस वाले भारत में इसका पहला शिकार बने। पहली लहर बंबई तक सीमित रही, जहां इससे 1600 लोगों की मौत हुई। लेकिन सितंबर आते आते ये पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत तक फैल गया और इसने भारत में 1.5 से 2 करोड़ लोग मार दिए। मतलब सिर्फ चंद महीनों में मौत की संख्या 1600 से बढ़कर सीधे 1.5 से 2 करोड़ पहुंच गई। तो आपने देखा कि स्पेनिश फ्लू महामारी अपनी दूसरी लहर में ज्यादा खतरनाक साबित हुई। तो क्या कोरोना भी स्पेनिश फ्लू की राह पर आगे बढ़ रहा है? और कोरोना हो या फिर स्पेनिश फ्लू, दूसरी लहर ज्यादा घातक क्यों होती है? ये सवाल हमने राजीव दास गुप्ता से पूछे, जो जेएनयू कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर हैं। देखिए, स्पेनिश फ्लू जो है वो एक माइलस्टोन है पेंडेमिक के इतिहास में।
ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से ये बीमारी आई थी और मुख्य बात यह है कि इसमें जो पूरे विश्व है उसके करीब 1/3 लोग अफेक्टेड हुए थे। चिंता की बात इसमें यह है इस सेकेंड वेव में कि फर्स्ट वेव ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ के अंदर भी जो हाई डेंसिटी एरियाज़ हैं या स्लम पॉपुलेशन है या शहर के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा उसके प्रकोप थे और वहाँ एक हिसाब से सीमित भी रहे। पर अब देखने को मिल रहा है कि जो हायर सोशो इकोनॉमिक जो वर्ग है वहाँ काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सबसे चिंताजनक बात लोगों का रवैया। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना से लड़ते लड़ते थक गए। जिस तरह से लोग बेफिक्र होकर बाजारों में घूम रहे वो इस महामारी को लेकर जनता की ऊब को ही दिखाता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहाँ 43,183 नए संक्रमित मिले। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,646 केस मिले। बावजूद इसके जनता पर इसका मानो कोई असर ही नहीं हुआ। ये मुंबई के चैम्बूर के बाजार की तस्वीर है जहाँ पर कोरोना से जुड़े हर दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाई गई। आखिर लोग क्यों इतने बेपरवाह हैं? ये लापरवाही देश को कितनी भारी पड़ेगी और कैसे भारत कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है? इसका जवाब आपको अगली रिपोर्ट देगी आज तक ब्यूरो। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन लगाने के स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने कहा कि आज भले ही वो लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन अगर 1-2 दिन में हालात नहीं सुधरे तो उन्हें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकेगा? क्या स्पेनिश फ्लू से जुड़ा कोई ऐसा सबक है जो आज कोरोना से लड़ने में काम आ सकता है? अब इस अहम सवाल का जवाब आपको देते हैं। कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। इस महामारी की दूसरी लहर में अच्छे बीमार हो गए। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, आर माधवन और मनोज वाजपेयी। ये वो सितारे हैं जो एक आम आदमी से ज्यादा सुरक्षित जीवन जीते हैं, जिनकी देखभाल में पूरा स्टाफ होता है, फिर भी ये कोरोना से नहीं बच पाए, जो हम सबको याद दिलाता है कि कोरोना को हल्के में लेकर इस महामारी से कोई नहीं बच सकता। कोरोना से संक्रमित होने वाले बड़े और नामचीन लोगों में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हो गए हैं, जिनके संक्रमित होने के बाद प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी कर अपनी असम यात्रा को रद्द करने की जानकारी दी। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए सरकारें लॉकडाउन की शरण में जा रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने पुणे में अगले 7 दिन के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया। शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों और शादियों में 50 लोगों को ही अनुमति होगी। ये आदेश शनिवार से प्रभावी होगा। कि अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कंप्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वैसे कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में केस बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। बावजूद इसके सरकारें अस्पतालों को कोरोना मरीज के बोझ से बचाने और जनता की लापरवाही के नाम पर ये रास्ता चुन रही है। कोरोना का मामला सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार बेहद चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार का अभी से मानना है कि जितने बेड्स हैं, आईसीयू हैं अस्पतालों में, वो कम पड़ जाएंगे अगर इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता रहा। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार अभी से ही लॉकडाउन की बातें कर रही है। ये अभी फिलहाल धमकी स्वरूप ही है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और डॉक्टरों का मानना है कि लोग नहीं मानते। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर को काबू किया जा सकता है?
क्या इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है? इसके जवाब में जानकार जागरूकता को अहम बताते हैं और सलाह देते हैं कि सरकारों को जनता के बीच नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, तभी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा। लेकिन उसके लिए हथियार जो है अल्टीमेटली वही प्रिवेंटिव बिहेवियर्स हैं, जिसमें हमें थोड़ी सी लापरवाही नज़र आ रही है। ये भी बात है कि इसमें जो रिस्क कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें दोबारा उस पर सोच विचार करना चाहिए। उसको नई तरीके से हो सकता है डिज़ाइन करना पड़े और इसमें शोध और सर्वे की ज़्यादा ज़रूरत है, जो अभी तक जो पर्याप्त मात्रा है उसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कोरोना का प्रसार थामने के लिए जागरूकता के साथ छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनानी होगी, तभी संक्रमण की चेन टूटेगी और भारत को स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर जैसी क्षति से बचाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात दस्तक में सोमवार को होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।